हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब मेरे छोटे प्यारे भाइयों और बहनों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से ड्रीम ऑफ फिजिक्स के लेक्चर नंबर 4 में। आज हमारा मोशन इन ए प्लेन का चौथा लेक्चर है जो वेक्टर्स के ऊपर है, क्योंकि यही चैप्टर्स कहीं ना कहीं वेक्टर से ही स्टार्ट होता है। तो वेक्टर्स कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक खुद अपने आप में एक खुद सा एक चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर को हम जनरली अपन चैप्टर वाइज देख रहे हैं। जैसे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में हमने अपने वेक्टर्स पार्ट को थोड़ा बहुत वेक्टर पढ़ा था, फिर वेक्टर का सेकंड पार्ट हमने मोशन प्लेन में आज कंप्लीट करने वाले हैं। थर्ड और फोर्थ पार्ट वर्क पावर एनर्जी और रोटेशन मोशन में हम देखेंगे, जो वही काम आने वाला है। तो इसी के बाद से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कहता है कि आपका क्वेश्चन है द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स एन एंगल alpha with A and beta with B। तो क्वेश्चन का पहला आंसर क्या है कि एक वेक्टर है A, एक वेक्टर है B, और इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो बिल्कुल बीचों बीच आएगा। वो अल्फा के साथ अल्फा एंगल बना रहा है A के साथ, बीटा एंगल बना रहा है B के साथ। तो आपसे क्या पूछा है द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा विद ए एंड बीटा विद बी। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? ऑप्शन ए इज ग्रेटर देन बी एंड अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। दूसरी चीज बी इज लेस देन ए, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। तीसरी चीज ए बराबर बी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। चौथी चीज हमसे पूछी गई है अगर ए ग्रेटर देन बी है तो अल्फा बराबर बीटा। ये चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से आपके दो भी सही हो सकते हैं, एक भी सही हो सकता है, और एक तो सही होगा, मल्टीपल दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, या फिर चारों ही सही हो सकते हैं। आप बताइए क्वेश्चन को पॉज करके कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है। अब बताओ, अगर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, अगर ये कह रहा है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, मान लेता हूं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा 50 न्यूटन है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना बेटा, ये कंसेप्ट समझ लेना कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा ना वो कहीं ना कहीं लाई करेगा कहीं ना कहीं ए न्यूटन की तरफ। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है ना, रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा उसी की तरफ टेंड करता है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स की तरफ ही टेंड करेगा। ये तो रिजल्टेंट वेक्टर ये ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर की तरफ ही टेंड करेगा, यानी अल्फा एंगल कहीं ना कहीं स्मॉल होगा, बीटा एंगल कहीं ना कहीं ज्यादा होगा। ये कह रहा है जब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा किससे, बी वेक्टर से, बी मैग्नीट्यूड से, तो ये कह रहा है अल्फा एंगल भी ज्यादा होगा बीटा से। ये बात गलत है। ये कह रहा है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, तब ये कह रहा है अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगी बीटा से। ये भी बात गलत है, ये भी बात गलत। अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन होती बीटा से तब ये चीज हमारी क्या होगी, सही होती। अब ये देखो, ये कह रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर जब दोनों आपस में बराबर होते हैं, जब देखो आपको भी पता है जब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर दोनों आपस में बराबर होते हैं तब रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा बीचों बीच आता है। रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा क्या आता है, बीचों बीच आता है। अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है और उनके बीच का एंगल अगर 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री दे रखा तो रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा बीचों बीच आता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आता है। तो ये बात हमेशा सही है। अगर ये बी है तो ये एंगल 45 होगा, ये भी एंगल हमारा 45 होगा। रिजल्टेंट वेक्टर से ये भी 45 एंड रिजल्टेंट वेक्टर से ये भी एंगल हमारा क्या होगा, 45 होगा। इसका मतलब सर ये ऑप्शन तो करेक्ट है। तो क्या सर ये ऑप्शन भी करेक्ट है? ये नहीं, ये कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तब भी अल्फा और बीटा आपस में बराबर होंगे, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। और एक और ऑप्शन ई दे देता हूं, तो सही कौन सा हो सकता था, जब ए वेक्टर की वैल्यू ज्यादा है बी वेक्टर से तब आपका अल्फा की वैल्यू लेस देन होती बीटा से, तो ये ऑप्शन आपका सही होता। फिर आई होप आपको ये क्वेश्चन अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा उसी की तरफ लाया करेगा, यानी अल्फा कम होगा बीटा ज्यादा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर एंड p वेक्टर का मैग्नीट्यूड q वेक्टर के मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √3, देन रिजल्टेंट इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देन रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3. फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b इज आपको ये फाइंड करना है. तो आप कैसे फाइंड करोगे? दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, ये कह रहा है p वेक्टर q वेक्टर इज इक्वल टू √3. ये चीज देखते ही आपके दिमाग में एक चमक गई होगी. तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 2p, क्योंकि p प्लस q वेक्टर दे रखा है. अगर p माइनस q वेक्टर दे रखा होता तब आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? 2p sin थीटा बाई 2. तो ये है 2p cos थीटा बाई 2. तो रिजल्टेंट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड हमें 3 दे रखा था, 2p की वैल्यू √3 दे रखी थी, cos थीटा बाई 2. तो 3/2 √3 इज इक्वल टू cos थीटा बाई 2. तो आपका जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है √3/2 इज इक्वल टू cos थीटा बाई 2. तो रूट थीटा बाई cos थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है? 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, यानी π/6 इज इक्वल टू थीटा बाई 2. ये होगा π/6 इज इक्वल टू थीटा बाई 2. तो यह आ जाएगा π/3 थीटा की वैल्यू. दिस इज अवर आंसर. आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अब फर्दर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आज की क्लास का? नेक्स्ट क्वेश्चन अब थोड़े कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं आपके लिए. देखो, ये एक्स एक्सिस, ये अपनी वाई एक्सिस, दिस इज फोर्स F, दिस फोर्स इज F and this force is also F. This angle should be 30 degree, this angle should be 30 degree. और एक और क्वेश्चन दे देता हूं, आप करना ट्राई. This is 10√2, this is 5 Newton, this is 5 Newton and this is 10√2. ये भी एंगल 45 डिग्री और ये एंगल 45 डिग्री. अगर ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा और ये भी 45. आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है फाइंड नेट फोर्स, इसमें भी और उसमें भी, दोनों में. तो चलिए, इस क्वेश्चन को आपने आई होप कर लिया होगा. पोज करके जरूर ट्राई करना, फिर सॉल्यूशन देखो इसका क्या होगा. अब देखो, आपको पता होगा अगर मैं इस चीज को रिजॉल्व करता हूँ, रिजॉल्व करो वेक्टर्स को. देखो, ये वेक्टर्स रिजॉल्व मत करो, इसको दो तरीके हैं करने के. पहले रिजोल्यूशन मेथड भी हो सकता है और दूसरा आप अगर देखो दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट वेक्टर आपको पता है क्या क्या हो सकता है. अगर ये एंगल 30 है और ये वाली 90 डिग्री है टोटल और ये 30 है तो ऑब्वियसली बात है ये 60 होगा और ये भी 60 होगा. चमका. देखो, ये F है, ये भी F है और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री. दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री. और एक फोर्स है F इधर. दो इक्वल एंड अपोजिट, दो इक्वल वेक्टर्स और उनके बीच का एंगल अगर 120 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका बेटा क्या होता है? P होता है. तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका F ही आएगा. तो ये F और ये F, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा बीचों बीच. और ये F है तो ये भी F है, तो दोनों कट गए, यानी नेट फोर्स इसका तो 0 हो गया. अगर आपको ऐसे नहीं पता था तो आप इसको रिजॉल्व कर सकते थे. आप कहते थे सर F cos 30, F sin 30, फिर क्या करते थे? वापस से नीचे की डायरेक्शन में F cos 30, इधर की डायरेक्शन में वापस F sin 60, नहीं हाँ F cos 30, F sin 30, और इधर आपका आ जाता वापस से F. तो देखो, ये F sin 30, F sin 30, F/2 प्लस F/2, तो नेट फोर्स आपका वापस से F आता और F आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं. अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 न्यूटन, 10√2, 10√2, 5 न्यूटन. अब देखो, 10√2 और 10√2 के बीच का एंगल टोटल कितना है? 90 डिग्री. क्या है? 90 डिग्री. तो आपको पता है जब भी दो इक्वल वेक्टर्स होते हैं और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है
तब रिजल्टेंट वेक्टर आपका p√2 होता है, और इस केस में p की वैल्यू ये है। तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर कहीं ना कहीं इधर आएगा, और आएगा कितना, p√2, यानी ये हो गया अपना 10 × 2 20 न्यूटन। तो इसकी जगह इसको हटा के लिख सकता हूँ 20 न्यूटन। तो ये आ गया 20 न्यूटन। अब देखो 5 और 5, इन दोनों के बीच का एंगल भी 90 डिग्री। तो नेट रिजल्टेंट बिल्कुल किस तरह आएगा, बिल्कुल 45 डिग्री पर आएगा। कितना, 5√2। कितना, 5√2, यानी यहाँ आएगा बिल्कुल 45 डिग्री पर। कितना, 5√2, और इन दोनों के बीच का एंगल भी 45 डिग्री है। अब आप रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हो, अंडर रूट में 20 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर प्लस 2 20 इंटू 5√2 और कॉस 45 डिग्री। इसको सॉल्व करना, आपका रिजल्टेंट वेक्टर यहां से आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अब क्लियर होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी दे रखे हो तो सबसे पहले दिमाग लगाना, अगर इक्वल वेक्टर दे रखे हैं ना, तो सर की एक बात हमेशा याद रखना कि दो इक्वल वेक्टर्स होते हैं, उनके बीच का एंगल क्या क्या दे रखा होता है, उस हिसाब से आप रिजल्टेंट वेक्टर तक आसानी से पहुंच सकते हो। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अब। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन, पेयर ऑफ अगला क्वेश्चन ये लिखो तुम। पहले सबसे पहले लिखो कि देखो, इफ द रिजल्टेंट ऑफ when the resultant of when the resultant of A and B वेक्टर इज, जो भी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो कितना है, b√2, देन एंगल बिटवीन A एंड B, तो क्या होगा। अब देखो मेरी बात आप ध्यान से, ए और बी वेक्टर्स के बीच का हमसे क्या पूछा है, एंगल पूछा है। तो हम एंगल कैसे निकालेंगे। अब देखो हमें इसके अंदर आपको एक डायग्राम शो, आगे क्वेश्चन में लिखा होगा शोन इन डायग्राम। डायग्राम को देखते हुए, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा आधा लिखा है, शॉर्ट में लिखा है। आपको एक डायग्राम दे रखा होगा, डायग्राम में क्या दे रखा होगा, एक ये वेक्टर दे रखा होगा ए, और ये वेक्टर दे रखा होगा अपना बी। अब इन दोनों वेक्टर्स की वजह से जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो होगा अपना कुछ इस तरीके से, दिस इज आर वेक्टर। अब देखो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे पूछा है इस रिजल्टेंट वेक्टर के, इन दो वेक्टर्स के बीच का ये जो एंगल है थीटा, वो निकालो। ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, यही तो है थीटा। ये वेक्टर ए ऐसे जाके ऐसे घूमा है, तो इन दो वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट वेक्टर जो थीटा होगा वो कुछ यही होगा। हमसे इन दो वेक्टर्स के बीच का क्या पूछा है, एंगल पूछा है। तो एंगल कैसे निकालेंगे, तो इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, आपको पता होगा एक चीज देखो ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे है, और इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस तरीके से है, और आपसे कुछ एंगल पूछा है ए वेक्टर्स और बी वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा। तो आप इसको कैसे निकालोगे। तो आप देखो, आपको पता है कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मुझे b√2 दे रखा है। तो आपको पता है अगर इस एंगल को अगर मैं थीटा मानता हूं, इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल ये थीटा नहीं, अगर ये एंगल अगर थीटा है अपना, तो ये अपना पाई माइनस थीटा है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये अपना पाई माइनस थीटा है। तो हमसे देखो यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं इस रिजल्टेंट पर, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये होगा क्या, b
साइन पाई माइनस थीटा, ये होगा कुछ। तो देखो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, वो बराबर है किसके, बी ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस थीटा के, इसी के बराबर है। और बी रूट टू दे रखा है ये, इज इक्वल टू बी साइन 90 इंटू टू माइनस थीटा। तो ये कितना आ गया, बी साइन 90 इंटू टू, टू है तो साइन साइन में रहेगा और चेंज नहीं होगा, तो साइन थीटा, ये रहा साइन ऑफ 90 इंटू टू माइनस थीटा, दैट शुड बी साइन थीटा, बिकॉज कोस 90 इंटू टू सेकेंड क्वाड्रेंट में ही है तो साइन पॉजिटिव होगा। दूसरी चीज इवन है तो चेंज नहीं होगा, साइन थीटा में ही रहेगा। तो यहाँ से एंगल कितना निकल गया, थीटा की वैल्यू निकल गई 45 डिग्री। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अब अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो, अब हमारा एक और क्वेश्चन है, वो ध्यान से सुनो, ये थोड़ा सा बड़ा है। इफ 3 वेक्टर आर गिवन, कौन कौन सा, ए वेक्टर दे रखा है आपको 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है अपना i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, एंड सी वेक्टर दे रखा है अपना 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड सम ऑफ ऑल 3 वेक्टर, फाइंड सम ऑफ ऑल 3 वेक्टर। पहला क्वेश्चन तो ये है। अब देखो तीनों वेक्टर्स का सम करना है, तो आप ऐसे मत करना 2 1 3 3 2 5, आपको हमेशा आई कैप जे कैप में ही जोड़ना है। ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का अगर मुझे सम करना है तो मैं कैसे करूँगा, आई को आई के साथ जोड़ूंगा, 3 प्लस 3 6 आई कैप, 3 2 माइनस प्लस 5, 3 2 5 माइनस 2 3, दिया जाएगा अपना 3j कैप प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2k कैप। ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब हमसे पूछा है दूसरा क्वेश्चन, बोल दो फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ, फाइंड यूनिट वेक्टर a प्लस बी प्लस सी वेक्टर। इसका मुझे यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, यूनिट वेक्टर का मतलब होता था डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर का मतलब होता था डायरेक्शन। जैसे यानी इस क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है, इस क्वेश्चन ने हमसे पूछा है ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की डायरेक्शन बता दो, तो वो हम कैसे बताएंगे, इस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का तीनों का जो सम है इसको मैं रिजल्टेंट वेक्टर आर मान लेता हूँ कुछ, इसकी मुझे इस आर वेक्टर की डायरेक्शन पूछिए। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते थे, किसी भी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, उसका एक मैग्नीट्यूड होता था, उस वेक्टर की अपने एक डायरेक्शन होती थी। डायरेक्शन निकालने के लिए उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते थे, तो उस वेक्टर की डायरेक्शन निकल जाती थी। तो इसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यानी रिजल्टेंट वेक्टर आर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो आपको आर के कैप मिल जाएगा। और रिजल्टेंट वेक्टर आर आपका था कितना, 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, अंडर रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, आपको ये निकल जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको आई होप समझ में आया होगा। अब देखो अगला इस एक और क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि द एंगल मेड बाय वेक्टर ए विद एक्स एक्सिस के साथ ये जो वेक्टर ए है वो कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ ये जो वेक्टर ए है वो कितना एंगल बना रहा है, हमें ये फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, एक्स एक्सिस के साथ ये जो वेक्टर ए है ये कितना एंगल बना रहा है, हम ये कैसे फाइंड करेंगे।
तो देखो देखो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल ये फाइंड कर रहा है। तो देखो वेक्टर हमें क्या दे रखा है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। देखो इसको आप एक्स और वाई एक्सिस में ड्रॉ कीजिए। 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस k कैप, यानी माइनस k कैप, ये कुछ k इधर होगा। अब देखो ये कह रहा है एक्स एक्सिस के साथ ये जो रिजल्टेंट एक्स एक्सिस के साथ ये जो वेक्टर ए है ये कितना एंगल फाइंड कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ। इसका जो भी रिजल्टेंट वेक्टर आएगा आप इसको एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल कैसे निकालोगे, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस k कैप। तो रिजल्टेंट वेक्टर इसका कुछ ये होगा नहीं, ये थोड़ी होगा। अब इन दोनों तीनों वेक्टर्स का अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ये तो अपने आप में एक वेक्टर है, कोई भी दो वेक्टर्स होते हैं उनका रिजल्टेंट होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस का साथ अगर मान लो ये k कैप ना होता, अगर ये वाला एंगल हमारे पास नहीं होता, तो ये पूछ सकता था कि इन वेक्टर्स के साथ यानी 2i कैप प्लस 3j कैप के साथ इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है उसके साथ ये एंगल कितना एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है वो आपसे पूछा जा सकता था। जबकि ये क्वेश्चन आपसे अभी तक तो नहीं पूछा, क्योंकि इस कंडीशन में तो ये क्वेश्चन आपका वैलिड नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आपका 2D प्लेन में तब आपका ये क्वेश्चन है। अगर एक वेक्टर है 3i कैप और एक वेक्टर है 2i कैप, उनका जो भी रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसको एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा होगा तो वो आप निकाल सकते थे। तो आई होप आपको ये जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कल की क्लास में फिर से एक दो क्वेश्चंस और करेंगे स्टार्टिंग में, ताकि आपका क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आपको हर टाइप्स के क्वेश्चन आपको मिले। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनाया जा सकता था, देखो इस वेक्टर सी ये क्वेश्चन ये बनाया जा सकता था कि वेक्टर सी के साथ मैं ऐसा कौन सा वेक्टर ऐड करूं, इस वेक्टर सी के साथ मैं कौन सा वेक्टर एक्स या वाई या कोई सा भी वेक्टर कौन सा वेक्टर ऐड करूं कि रिजल्टेंट वेक्टर है आपका एक्स के अलोंग आता है, रिजल्टेंट वेक्टर आपका जेड के अलोंग आता है। ये क्या कह रहा है, सी वेक्टर के साथ मैं ऐसा कौन सा वेक्टर ऐड करूं, मान लेता हूं कोई वेक्टर एक्स ऐड कर दिया, इन दोनों का जो रिजल्टेंट सम आए वो सिर्फ और सिर्फ जेड के अलोंग आए, वो सिर्फ और सिर्फ जेड के अलोंग आए, यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो के पाए। इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो आपका क्या है, के का। तो सी वेक्टर के साथ मैं ऐसा कौन सा वेक्टर ऐड करूं, इन दोनों का जो वेक्टर समेशन है वो पूरा का पूरा किसके अलोंग आए, जेड के अलोंग आए, यानी के अलोंग आए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप प्लस एक्स वेक्टर इज इक्वल टू k कैप। ठीक है, तो देखो एक्स वेक्टर मुझे निकालना है, यानी एक्स वेक्टर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे को उधर दे दूंगा, माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप और ये हो जाएगा प्लस 2k कैप। अगर आप एक्स वेक्टर को ये रखोगे और उसको सी वेक्टर के साथ ऐड कर दोगे तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर के कैप में आएगा। अगर आपका एक्स वेक्टर ये होगा तो ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता था। आई होप आपको अब सारे कंसेप्ट सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आगे बढ़ते हैं अपना पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये क्या कहता है, ध्यान से सुनो। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये क्या कहता है, ये बेसिकली पॉलीगन का मतलब होता है एक से ज्यादा वेक्टर, एक से ज्यादा वेक्टर को आप इसमें ऐड कर सकते हो, यानी दो या दो से ज्यादा वेक्टर, दो वेक्टर तो हम जनरली ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ से ही ऐड करके निकाल सकते थे। दो या मोर देन टू वेक्टर्स आर ऐड, मोर देन टू वेक्टर आर ऐड, तभी हम जनरली पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं। अगर हमारे क्वेश्चंस में हमारे
चैप्टर्स में अगर एक से ज़्यादा वेक्टर्स अगर दे रखे हैं, अब उन वेक्टर्स को हमें कैसे जोड़ना है, तो ये आपको सिखाएगा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक से ज़्यादा वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करते हैं। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात। इसकी डेफिनेशन क्या लिखिए आप, इसकी डेफिनेशन लिखिए, व्हेन टू और मोर देन when two or more than two vectors when two or more than vectors are aligned in an order along the adjacent side of polygon, then the resultant of these two vectors then the resultant of these vectors then the res- then the resultant of these vectors then the resultant of these vectors from initial to final वेक्टर। कहना क्या चाहता है, अब देखो आपके जो वेक्टर्स होंगे वो एक से ज्यादा लगे होंगे, जैसे एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर। अब मान लो आपको चौथा वेक्टर लगाना है, तो चौथा वेक्टर क्या होगा, ये जितने भी वेक्टर्स आपके लगे होंगे ये सब के सब एडजेसेंट में लगे होंगे और एक ऑर्डर में लगे होंगे। ट्रायंगल लॉ की पहली डेफिनेशन यही है, आप जो भी वेक्टर्स लगाओगे वो इन एन ऑर्डर लगाओगे ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ पॉलीगन। आप ट्रायंगल बना रहे थे तो ट्रायंगल्स की साइड यूज करते हैं, पॉलीगन बनाओगे तो पॉलीगन्स की साइड यूज करना। तो जितने भी वेक्टर्स है आपको एक ऑर्डर में लगाने हैं, और कैसे लगाओगे इनको, आपको एक जितने भी वेक्टर है आपको ऑर्डर में लगाने हैं और एडजेसेंट साइड के अलोंग लगाना। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो भी वही होगा जो आपके ट्राइंगल में होता था। कैसे, इनिशियल टू फाइनल वेक्टर। आप यहां से इनिशियल से फाइनल वेक्टर एक आप क्या करते थे, ड्रॉ करते थे, यही आपका क्या होता था, रिजल्टेंट वेक्टर होता था। दिस इज वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी। जो रिजल्टेंट वेक्टर होता था वो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वेक्टर होता था, यानी आपका ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आता था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होता था। अब लेकिन इनको जोड़ने के लिए हमें पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करना पड़ेगा। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, सभी वेक्टर्स को इनिशियली लेके आओ। सबसे पहला स्टेप वन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को सॉल्व करने का तरीका ये, सभी वेक्टर को इनिशियली प्लेस्ड करो, उसके बाद उनके बीच का एंगल देखो एंड देन आप फाइंड करो। दूसरा स्टेप था शो एंगल बिटवीन टू वेक्टर। आप सभी वेक्टर्स को पैरेलली ही लेके को इनिशियली रखोगे। ऐसा नहीं एक वेक्टर ऐसे दे रखा है, आप जब उसको वेक्टर को इनिशियली यानी किसी पॉइंट पर रख रहे हो तो आप उसको ऐसे रख रहे हो, ऐसे नहीं रखोगे। आप इसको ऐसे, जैसा ये वेक्टर है इस वेक्टर की जो भी डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आप उसको लाके रखोगे। ऐसा नहीं है आपको किसी भी पॉइंट पे आप लाके रख दो इसको। अब देखो, शो एंगल बिटवीन, देखो इसमें क्या करना है, सो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, देखो शिफ्ट पैरेलली शिफ्ट, जो भी वेक्टर को आप शिफ्ट करोगे वो पैरेलल शिफ्ट करोगे और एक पॉइंट पर यानी ओरिजिन पे लाके आप इन सभी वेक्टर्स को ऐड करोगे। और इन सभी वेक्टर्स को ऐड कैसे करोगे, आप उनके डायरेक्शन या उनके एंगल्स को देख के आप इन वेक्टर्स को ऐड करोगे। कल की क्लास में हम बेटा इस पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के ऊपर क्वेश्चंस देख करेंगे। अब देखो, आपने मैंने एक क्वेश्चन बताया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, ये भी 500 था, ये भी 500 था, ये भी 500 था और ये भी 500 था। तब इनका रिजल्टेंट वेक्टर हमने बहुत मुश्किल तरीके से निकाला था। अब देखो, अब हमें पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीख लिया है ना, तब इस क्वेश्चन को हम चुटकियों में कर देंगे।
क्या कर देंगे, चुटकियों का। कल की क्लास में हम इस क्वेश्चन के ऊपर और आगे फर्दर क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे एंड देन फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर फॉरवर्ड करेंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हंसते रहिए, खुश रहिए और मचाते रहिए।